जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य में भी आदिकाल की। आखिर आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी? आखिर किस परिस्थिति में आदिकालीन साहित्य का विकास हुआ? कैसे सिद्ध साहित्य आया? कैसे नाथ साहित्य का विकास हुआ? कैसे जैन साहित्य का विकास हुआ? कैसे राष्ट्र साहित्य का विकास हुआ? इसका बैकग्राउंड क्या था? उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पहली बार साहित्य को आप नए तरीके से पढ़ेंगे। आज तक आपने साहित्य को रटा है, आज के बाद आप बिल्कुल साहित्य को रटेंगे नहीं। ये हमारी तरफ से लिखित गारंटी है। बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर पसंद आए तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आखिर 7वीं सदी से 13वीं 14वीं सदी का दौर, जो आदिकाल का दौर था, आखिर वह दौर कैसा था? आखिर कौन सी परिस्थिति थी? आखिर राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 7वीं सदी में, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन का शासन था और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े एरिया पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, इस बड़े एरिया पे हर्षवर्धन का शासन था। और यह अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने सत्ता को एकीकृत बनाकर रखा था। लेकिन 647 ईस्वी के करीब इस राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो सत्ता का जो केंद्र था, थानेश्वर और कन्नौज, वह बिखर जाता है। था कन्नौज जो ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा सेंट्रल जगह था, वहां पर कब्जा करने के लिए छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और वो कौन था छोटे छोटे राज्य जो आपस में ही लड़ा? और ये भी चर्चा करेंगे कि इसी दौर में कैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने आदिकालीन दौर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो हर्ष के मृत्यु के बाद किस तरह सत्ता बिगड़ा, उसी की चर्चा करेंगे। तो आगे पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और ये स्क्रीन हमने जो लिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर्ष के मृत्यु के बाद 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक पूर्वी भारत में पाल डायनेस्टी थी, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और पश्चिमी भारत में हर्ष के बाद प्रतिहार का उदय हुआ और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट का उदय हुआ। और भी इस दौर में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और खास करके उत्तर में आप देखोगे तो यहां पर जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, ये जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट था, इसी दौर में आदिकाल की उत्पत्ति होता है। ध्यान रखिएगा, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट अगले 400 वर्षों तक यह त्रिपक्षीय युद्ध लड़ता है, एक ट्रेंगल युद्ध लड़ता है। दोस्तों, कौन सा युद्ध लगता है? त्रिपक्षीय युद्ध लड़ता है। इस युद्ध क्यों लड़ता है? तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर के, यानी हर्षवर्धन के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए ये तीनों आपस में लड़ते हैं। कभी पाल जीतता है यहां, कभी प्रतिहार जीतता है, कभी राष्ट्रकूट जीतता है। ये आपस में ही लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ हमने कहा राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसी समय इसी समय दोस्तों, खास करके अगर आप देखोगे तो पश्चिमी भारत में ही यहां पर जो है
जो राजस्थान का एरिया है, यहीं पर राजस्थान और दिल्ली तक में चौहान का उदय होता है। चौहान का उदय होता है, गुज्जर प्रतिहार तो है ही, तोमर का उदय होता है, नीचे चंदेल का उदय होता है। चंदेल यहां तो चालुक्य है ही, चालुक्य डायनेस्टी का उदय होता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सामंत थे जिनका उदय होता है। और ये सामंत जो थे आपस में ही लड़ रहे थे। और इस सामंत के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है, वह है, जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धरी तलवार। कि ये लोग जो थे अपने शौर्य के दिखावे के लिए किसी भी छोटे सामंतों पर आक्रमण कर देते थे। और इसी कारण से एक फ्यूडलिज्म सिस्टम, एक सामंतवाद का उदय हुआ। यहाँ के जो सामंत थे खुद को कृष्ण के समान समझते थे, और जहां किसी राज्य में सुंदर कन्या देखी नहीं, उस राज्य पर आक्रमण कर दिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया, जिसके कारण से चौहान और गढ़वाल के बीच आपसी युद्ध होने लगा। यही नहीं, चौहान ने चालुक्य को भी जीता था, चंदेल को भी जीता था, गढ़वाल को भी जीता था, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सब को जीतने के कारण इन्होंने एक युद्ध मोल ले लिया था। और इसी दौर में 7-8वीं सदी में भी ही पहली बार भारत पर एक सशक्त मुसलमानों का भी आक्रमण हुआ। और भैया रे, वो मुसलमान कौन था जिसने आक्रमण किया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहां से जो है सिंध पर पहली बार जो है इंडस रिवर, सिंध जो है शाही है, यहीं पर सिंधु नदी है, यहीं पर सिंधु क्षेत्र भी है। और इसी सिंधु क्षेत्र को जो है आप देखोगे, इसी सिंधु क्षेत्र को जो यहां पर देखो, यहां पर ये एरिया मैंने दिखाया भी है कि सिंध को आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया। और सिंध को जीतते हुए देखने के बाद इसी दौर से 8वीं सदी से भारत पर लगातार इस्लाम का आक्रमण होने लगा। और ये इस्लाम आक्रमणकारी ने आपसी फूट का फायदा उठाया। और इसी कड़ी में मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनबी का आक्रमण होता है, जो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और ये पूरा एरिया वो जीत लेता है और खूब लूट करके वापस चला जाता है। और इसी के देख में, इसी के उत्तराधिकारी, इसी के वंशज आगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। आगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी पहले पश्चिम की तरफ से हमला करता है, गुजरात की तरफ से हमला करता है। लेकिन गुजरात के जो शासक भीम द्वितीय होते हैं, वो उन्हें हरा देता है। तो वो 1175 ईस्वी में ये यहां पर आक्रमण करता है और ये हरा देता है। तो वो उत्तर भारत की तरफ से आक्रमण करता है और तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है। और हारने के बाद मोहम्मद गौरी सेटिंग करते हैं और वह पृथ्वीराज चौहान के सारे दुश्मन को अपनी तरफ मिला लेते हैं, जयचंद्र को मिला लेते हैं, और भी जितने दुश्मन थे सबको मिला लेते हैं। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और दिल्ली के सत्ता पे खुद कायम हो जाते हैं।
और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इस तरह से बाह्य आक्रमणकारी ने किस तरह फायदा उठाया, इसे भी हमें दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा बाह्य आक्रमणकारी उठाता है। और इस दौर के जो सामंत थे, वो सामंत जो थे, इसमें राष्ट्रता की भावना नहीं थी। ये अपने व्यक्तिगत इशू बना करके, मैंने कहा शुरू में, जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धरी तलवार, कि सुंदर कन्या किसी राज्य में है तो वहां आक्रमण कर देते थे। इनकी चापलूसी करना, इनके शौर्य का गान गाने का काम इनके दरबारी करते थे। इनको खुश करने के लिए श्रृंगार परक कविताएं लिखी जाती थी, काव्य लिखी जाती थी। इसीलिए आदिकाल के दौर की जो मूल प्रवृत्ति रही है वो वीर और श्रृंगार की रही है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, क्योंकि ये जो दरबारी कवि थे, राजाओं के शौर्य गायन में वीरता परक रचनाएं लिखते थे। इसीलिए शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा था। तो वहां पर हमें समझना। अब दूसरी तरफ जानते हैं कि इस दौर में किसके साहित्य का उदय हुआ, तो उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो इस दौर में एक तरफ पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म को समर्थन दिया गया और इसी बौद्ध धर्म से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। ये ध्यान में रखिएगा इसके बैकग्राउंड में। और पश्चिम भारत में जो शासक थे उन्होंने जैन साहित्य को समर्थन दिया, जैन साहित्य को समर्थन दिया। इसीलिए पश्चिम में जैन साहित्य का विकास हुआ और उत्तर और पश्चिम भारत में नाथ साहित्य का विकास हुआ। और खास करके दक्कनी, जिस समय, ये भी याद रखिएगा, उत्तर भारत में 7वीं से 14वीं सदी के बीच आदिकाल का दौर चल रहा था। सिद्ध नाथ रासो साहित्य चल रहे थे और इस्लाम का आक्रमण हो रहा था और सूफी लोग इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे मुसलमानों के साथ आकर के। उसी समय दक्षिण भारत में सेम टू सेम समय दक्षिण भारत में अलवार और नैनार आंदोलन चल रहा था। अलवार और नैनार आंदोलन चल रहा था। अलवार जो थे वैष्णव संत थे और नैनार जो थे शैव संत थे। और इसी 7वीं सदी में दोस्तों याद रखना, ये जो एरिया देख रहे हो ना केरल, यहीं पर शंकराचार्य का उद्भव होता है। शंकराचार्य, जिसे स्मार्त वैष्णव या प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्मार्त वैष्णव और प्रछन्न बौद्ध? जब आप क्लास से जुड़ेंगे तो जानेंगे। तो एक ही सब है। और दूसरी बात कि ये जो सिद्ध नाथ और जैन रासो साहित्य जो थे, या फिर इस्लाम का, जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा था, ये सब, और साथ ही हिंदुओं का शाक्त धर्म भी डेवलप हो रहा था, क्योंकि यहां पर जो मानने वाले थे शैव को मानने वाले थे। अब यहां पे भैया हर धर्म के बीच टकराव था। हर धर्म एक विकृत रूप में जनता के सामने पहुंच रहा था। धर्म अब जनता के सामने अपने सुपरमेसी को दिखाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। चाहे सिद्ध साहित्य हो, चाहे नाथ साहित्य हो, चाहे जैन साहित्य हो, जनता इस भूल भुलैये में दिग्भ्रमित हो रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सिद्धों को अपनाए, नाथ को अपनाए, या जैन को अपनाए, या इस्लाम को अपनाए, या फिर हिंदू धर्म को अपनाए। इस भूल भुलैये के बीच ही इन सारे साहित्य का विकास होता है। इनको जरूर समझना। एक बात और ध्यान रखना
कि इन सबको अलग अलग राजाओं तो आपस में लड़ रहे थे और धर्म के नाम पर भी लड़वाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस कारण से अलग अलग जगह में अलग अलग धर्म, अलग अलग सांप्रदायिक साहित्य का विकास हुआ। इसीलिए शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से ही बाहर कर दिया था। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है अगर साहित्य को संपूर्णता में समझना चाहते हो। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, नवोदय का दे रहे हो, केबीएस का दे रहे हो, डीएसएसबी का दे रहे हो, नेट का दे रहे हो, तो जरूर एक बार साहित्य को समझ के पढ़ें, संपूर्णता में पढ़ें। फिर आपको साहित्य साहित्य नहीं, आपको खेल लगेगा। आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं होगा, आप उसे फीलिंग की साथ पढ़ेंगे। और पूरे भारत में मैं पहला कोचिंग सेंटर चलाता हूं जो रिजल्ट की लिखित गारंटी आपको मिलती है और साहित्य को संपूर्णता में पढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है हमारा जो आपको ट्रायल भी 8-10 क्लास देती है। आप क्लास लेकर देखो, अगर पसंद आए तो ज्वाइन करना, नहीं तो कभी भी छोड़ देना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।